हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे आपको एनसीईआरटी चैप्टर 9 और स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर देख रहे थे हम लोग। आज इसका जो है फोर्थ पार्ट हम लोग ये इस वीडियो में लेकर आए हैं। अभी तक आप लोग एनिमल हस्बेंड्री जो है इस टॉपिक में कवर किए थे। उसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ फार्म, डेयरी फार्म मैनेजमेंट आप लोगों ने देखा था। उसके अलावा पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट देखा। उसके अलावा अलग अलग टाइप के डिफरेंट स्मॉल टॉपिक्स देखे आपने, एपी कल्चर, सेरी कल्चर, उसके अलावा पीसी कल्चर और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है आपको एनिमल हस्बेंड्री के अंदर लास्ट ये एनिमल ब्रीडिंग। इस टॉपिक को देखिए रटना नहीं है। इस टॉपिक को ऐसे नहीं है कि सब रट जाइए डेफिनेशन। थोड़ा सा बेसिक देखेंगे हम लोग। मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी होगा, चुटकियों में समझ में आ जाएगा। बाकी इसमें थोड़ा सा बेसिक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस पर ध्यान रखिएगा, उसको पकड़ के चलिएगा तो आपको पूरा पिक्चर जो है क्लियर रहेगा। एनिमल ब्रीडिंग, एक्चुअली ये ब्रीडिंग क्या है? एनिमल ब्रीडिंग तो चूंकि एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल कैसे, हाउ एनिमल आर बीइंग पार्टिसिपेटेड टू इनहांस फूड प्रोडक्शन। तो स्ट्रेटजीज के अंदर ये भी आ गया आपको एनिमल ब्रीडिंग। तो ये स्ट्रेटजीज जो अलग अलग पढ़ रहे थे कि कैसे मैनेजमेंट करेंगे ताकि जो है आपको ज्यादा अच्छा चीज मिले या ज्यादा इफिशिएंट वे में मिले, इसलिए आप मैनेज कर रहे थे। तो मैंने हम लोग पहले भी इस पिक्चर में इस दूसरे क्लासेस में हम लोगों ने बात किया था क्या कि हमें क्या चाहिए, अच्छा वैरायटी चाहिए ताकि जो जो भी हम पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट कर रहे हैं या डेयरी फार्म मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी एनिमल हम लोग जो है उनको जो है डोमेस्टिकेट किए हैं या एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू जो है हम लोग उनसे जो भी गेन कर रहे हैं, तो उसमें क्या चाहिए, हमें कुछ सुपीरियर क्वालिटी के जो है प्रोडक्ट चाहिए या एनिमल चाहिए, इस ये कह लीजिए। तो सुपीरियर के लिए आपको क्या है कि एक एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिस जो है होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एनिमल ब्रीडिंग। तो एनिमल ब्रीडिंग से पहले हम लोग एक टॉपिक देखेंगे, ब्रीड। ब्रीड एक्चुअली टर्म क्या है इसको थोड़ा समझिए। हिंदी में अगर बात कीजिए तो इसको क्या बोलते हैं, एक नस्ल। किस नस्ल का है ये? तो ब्रीड की अगर बात करें तो मैं इस चीज को डिफाइन करने के लिए सिंपल वे में अपने लैंग्वेज में बोलूंगा कि विदिन a species if there are distinguished animal or variety on the basis of behavior, character, ठीक है, they are referred as different breed or breed can be said as individual animals group of animals, ठीक है, individual animals with common या सिमिलर या होमोजेनस, एक ही टर्म है, बिहेवियर, कैरेक्टर,
क्वालिटी एक ही बात है। तो एक्चुअली यहाँ पर दोनों को थोड़ा अलग अलग मैंने डिफाइंड किया है। कहने का मतलब ये है कि इसमें मैंने दिखाया है कि अगर मान लीजिए कि एक ही अगर ब्रीड की बात की जाए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक काऊ का नस्ल लूंगा, जैसे कि आप एग्जांपल में देखे थे जर्सी, और एक और क्या वैरायटी देखा था आपने, मान लीजिए रेड सिंधी। ये आगे एग्जांपल मैं यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैंने इस एग्जांपल को। तो अगर मैं बात करूं जर्सी और रेड सिंधी को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये दोनों एक्चुअली क्या है, एक ही स्पीसीज के हैं, यानी काऊ स्पीसीज के हैं, ठीक है, काऊ स्पीसीज के ही है, लेकिन दो अलग अलग वैरायटी है, दो अलग अलग ब्रीड है बोल लीजिए, ठीक है। तो अगर दो को अलग अलग डिस्टिंग्विश करके ब्रीड को समझना है तो मैं ये बोलूंगा कि एक ही स्पीसीज के अंदर, एक ही स्पीसीज, चूंकि ये दोनों काऊ है, एक ही स्पीसीज के अंदर अगर बिहेवियर वाइज या कैरेक्टर वाइज या जो भी कह लीजिए, किसी भी वजह से अगर आप उसको बिहेवियर, कैरेक्टर, इसके अंदर सब कुछ आ गया आपको, शेप एंड साइज, ठीक है, इस तरह से भी। तो अगर मान लीजिए कि मैं जर्सी को रेड सिंधी नहीं बोल सकता हूं, ये भी गाय है और ये भी गाय है, लेकिन मैं जब भी उसको बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, ये जर्सी काऊ है और ये रेड सिंधी काऊ है, यानी कि ये इस नस्ल का गाय है या ये इस नस्ल का गाय है। तो अगर दोनों में अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग कैरेक्टर अगर मौजूद है तो मैं उसको दो अलग अलग ब्रीड बोलूंगा। और अगर मैं इसी को सिर्फ समझना चाहूं, ये दोनों के लिए ये एग्जांपल हो गया, और इसको मैं समझना चाहूं, मैंने दो तरीके से आपको समझाने किया गया है कि अगर मान लीजिए कि आपको किसी एनिमल के ब्रीड को एक्सप्लेन करना है तो ये क्या होगा कि इनके अंदर, यानी कि जर्सी काऊ, अगर बहुत सारा जर्सी काऊ रखा हुआ है तो ये सारी एक ही नस्ल है, ये आप कैसे बोल पाएंगे। ये दोनों अलग अलग है क्योंकि देखने में अलग है, क्वालिटी अलग है, अलग अलग हैबिटेट में रह सकते हैं, अलग अलग इनका जो है डिजायरेबल क्वालिटी है। तो अगर एक ही स्पीसीज के, ये मैं कैसे पहचानूंगा कि ये भी नस्ल एक ही है, ये भी नस्ल एक ही है, ये भी जर्सी है, ये भी जर्सी है, ठीक है। तो वो कैसे आपका रहेगा कि अगर मान लीजिए कि जो भी इंडिविजुअल हैं वो कॉमन है, सिमिलर कैरेक्टर वाइज, बिहेवियर वाइज और क्वालिटी वाइज, देन दे विल कॉल्ड एज ब्रीड। तो मैंने ब्रीड को अगर कॉमन डिवाइड, मतलब आपको डिफाइन करने की कोशिश किया जाए तो ब्रीड इज सिंपली एनी इंडिविजुअल इन स्पीसीज। जैसे कि अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन के अंदर क्या है, एक ही स्पीसीज है, इसके ऐसे 2 3 4 वैरायटी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो है आप ह्यूमंस के अंदर आप ब्रीड नहीं ढूंढ सकते हैं। वही अगर बात करें डॉग के अंदर भी क्या है, डॉग के भी अलग अलग वैरायटी होते हैं, अलग अलग ब्रीड होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए, सिंपली ब्रीड मीन्स क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ एनिमल विद इन सेम स्पीसीज विच आर शेयरिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, बिहेवियर और आपको क्वालिटी, ठीक है। तो ये आपको बहुत तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है, डेफिनेशन जो है किसी भी चीज के, बायोलॉजी में मैंने तो यही सीखा है आज तक कि कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं होता है, ठीक है। आपने जैसा समझा वैसा लिखिए, बस वो एक्सप्लेन करना चाहिए उस चीज को, उस वर्ड को, ये मतलब समझिए। मैंने आपको ब्रीड बताने की मैं कोशिश कर रहा था। ब्रीड सिंपली मीन्स क्या, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर स्पीसीज, अ ग्रुप ऑफ एनिमल इन अ पर्टिकुलर स्पीसीज, मतलब एक ही स्पीसीज के अंदर 2 3 ग्रुप टाइप के अगर आपको अलग अलग कैरेक्टर के दिखाई दे रहे हैं तो उसको दो अलग अलग ब्रीड बोलेंगे, जो कि पहला। और अगर मान लीजिए कि आपको एक ग्रुप को, एक ब्रीड को डिफाइन करना है तो इन सारे ब्रीड के अंदर, इस ब्रीड के अंदर जो भी सारे एनिमल होंगे, इफ दे हैव अ कॉमन कॉमन बिहेवियर और कैरेक्टर और क्वालिटी, देन वी विल डिफाइन इट एज अ ब्रीड, ठीक है। तो ये तो समझाने का था आपको ब्रीड। तो ब्रीड के बाद एक्चुअली क्या है, ये ब्रीडिंग। अब देखिए अलग अलग ब्रीड जो बनाने का जो प्रक्रिया है, ये एक्चुअली एक तरह का प्रैक्टिस है, ठीक है, जो कि एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो टॉपिक आपने पढ़ा है स्ट्रैटेजीज, ये स्ट्रैटेजीज का एक पार्ट है एनिमल ब्रीडिंग। जैसे नेचुरली क्या है कि आपको जो है रिप्रोडक्शन होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, लेकिन इसमें क्या है, ह्यूमन इंटरवीन करके अपना जो एक्सपेरिमेंटल के थ्रू जो है
ये स्ट्रेटजीज के थ्रू है, डिफरेंट मेथड के थ्रू जो है आपको, अगर मान लीजिए रिप्रोडक्शन को आपको करा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज एनिमल ब्रीडिंग, एंड दैट टू व्हाट। और उसका मोटो क्या होता है? उसका मोटो होता है एक अच्छा क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी, पहले से ज़्यादा बेहतर वाला क्वालिटी का उसको एक एनिमल चाहिए, ताकि वो उसको जो है अपने फायदे के लिए उसको यूज कर सके। तो एनिमल ब्रीडिंग मेरे ख्याल से इसको डिफाइन करने के लिए एक अच्छा लैंग्वेज होना चाहिए। एनिमल ब्रीडिंग इज अ प्रैक्टिस used in animal husbandry to get a desired characteristic animal। ठीक है, मेरे ख्याल से एनिमल ब्रीडिंग एक प्रैक्टिस है, एक स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस है इन एनिमल हस्बेंड्री टू गेट अ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक एनिमल। सिंपल सा बात है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी काऊ है जिससे मैं दूध निकाल रहा हूं, तो मैं एक और इससे भी बेहतर काऊ मुझे मिल जाए, इसलिए मैं इस तरह का कुछ करने जा रहा हूं। एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिस है एनिमल ब्रीडिंग। ऐसा नहीं है कि इस क्रम में आपको फायदा ही फायदा होगा। ठीक है, मान लीजिए किसी भी एक नस्ल को दूसरे नस्ल के साथ आप ब्रीड कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको हर समय जो है उससे जो पहले वाला है उससे बेटर ही मिलेगा। लेकिन एक्चुअली मोटो क्या होता है? बेटर के लिए होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिस है एक तरह से। ठीक है, तो इट इज अ प्रैक्टिस यूज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री टू गेट अ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो हमेशा मोटो क्या रहता है? डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। और डिजायर हमेशा क्या होता है? मोर एंड मोर एंड मोर, बेटर एंड बेटर एंड बेटर। ठीक है, तो एनिमल ब्रीडिंग एक ऐसा टेक्निक है जिससे आपको डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक का ब्रीड आप ले सकते हैं, मिलता है आपको। तो एनिमल हस्बेंड्री की आगे क्या ऑब्जेक्टिव लिखेंगे आप? अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपको 3 मार्क या 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो एक ऑब्जेक्टिव जरूर लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव के क्या होना चाहिए आपको? इम्प्रूव्ड ग्रोथ रेट, मतलब एक्स और वाई आपको जो दोनों के बीच, इस दोनों ब्रीड के अंदर आपको एक नया ब्रीड अगर लेना है, तो आप क्या करेंगे? इससे जो भी प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है, जेड मान लीजिए निकलेगा, ये जेड जो है क्या होगा? एक अलग ब्रीड होगा, और ये ऐसा ब्रीड होगा जिस ब्रीड के तहत आप क्या करेंगे? आपको इन दोनों से ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी या फायदा मिलना चाहिए, तभी आप इसको एक अच्छा ब्रीड मानेंगे। अदरवाइज यू विल डिस्कार्ड दिस ब्रीड एंड यू विल अगेन प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट अदर वे। ठीक है, इम्प्रूव्ड ग्रोथ रेट, दूसरा क्या फायदा होगा आपको? इम्प्रूव यील्ड जो मिल रहा है जिस चीज की वजह से, इम्प्रूव डिजीज रेजिस्टेंट, तो कुछ ऑब्जेक्टिव है आपको एनिमल ब्रीडिंग करने का, ताकि आप जो है उन पहले वाले जो भी कैरेक्टरिस्टिक है आपको से ज्यादा आपको यहाँ चाहिए इसके लिए। ठीक है, यील्ड मतलब कुछ भी हो सकता है, जिस भी रेस्पेक्ट में आप ब्रीडिंग कर रहे हैं, जिस भी इंडिविजुअल, मीट के लिए आप अलग से ब्रीड कर सकते हैं, मिल्क के लिए अलग से हो सकता है, वो पोल्ट्री एनिमल्स के लिए आप एग के लिए जाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग मतलब डिजायर के लिए आप जो है अलग अलग इंडिविजुअल एनिमल के बीच में जो है ब्रीडिंग टेक्निक यूज करेंगे। तो ये एनिमल ब्रीडिंग था, इसको काफी मतलब मैंने कोशिश किया आपको समझाने का। एनिमल ब्रीडिंग की अगर बात करें तो एनिमल ब्रीडिंग के बेसिकली 2 टाइप्स होंगे। ठीक है, 2 टाइप्स का मतलब ये है कि एक तो होगा इन ब्रीडिंग और दूसरा आउट ब्रीडिंग। तो थोड़ा सा इसको देखेंगे, इन ब्रीडिंग का क्या मतलब है। ठीक है, इन ब्रीडिंग का क्या मतलब है?
when breeding मतलब method of reproduction is done between male and female of same breed. Having common ancestry. When breeding is done between closely related मेल एंड फीमेल ऑफ सेम ब्रीड हैविंग कॉमन एंसेस्ट्री, यानी कि यहाँ आपको दो टर्म पर फोकस करना है जो कि आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। क्लोजली रिलेटेड यानी एक ही ब्रीड के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं अब किसी एक ब्रीड को लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जर्सी को बोलता हूँ, एग्जांपल से आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर आपके पास जर्सी है काउ, तो आप क्या चूज करेंगे ये बताइए। आपके पास एक जर्सी वैरायटी है अगर, तो आप पहले सुपीरियर फीमेल लेंगे उसमें से। अब सुपीरियर फीमेल का कहने का क्या मतलब है, जो ज्यादा आपको मिल्क दे सके। और सुपीरियर फीमेल मेल लेंगे, सुपीरियर मेल क्या होगा, जिसका डिजीज रेजिस्टेंट ज्यादा वैरायटी हो या जो स्ट्रांग हो वो लेंगे। तो आपको यहाँ पर अगर मान लीजिए ये सुपीरियर फीमेल और सुपीरियर मेल अगर एक ही पेरेंट्स के साथ है, यानी कॉमन एंसेस्ट्री है, एंसेस्ट्री का मतलब क्या हो गया, पूर्वज, कॉमन पेरेंट्स अगर इनके हैं, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग इनब्रीडिंग। इनके बीच में अगर मेटिंग किया जाए और यहाँ पर एक जो है काफ निकल के आए, और वो काफ जो कहलाएगा इनब्रीडिंग टेक्निक से किया गया है। तो मान लीजिए इस तरह से बार बार होता है, तो काफ जो है वो मेल भी होगा, फीमेल भी होगा, मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक ही पेरेंट्स। अगर फिर इनके बीच में और इनके बीच में कराया जाए तो दिस इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग। ठीक है, अगर क्लोजली रिलेटेड मेल एंड फीमेल का मतलब ये हुआ कि सेम पेरेंट्स से हो, सेम कॉमन एंसेस्ट्री हो। अगर इस तरीके से अगर किया जाए कॉमन एंसेस्ट्री, तो आपको क्या बोलते हैं, उसको इनब्रीडिंग। और 4 to 6 जनरेशन तक ऐसा आप कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा इनब्रीडिंग के बारे में और थोड़ा सा फायदा देखते हैं। एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग में पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने एक ब्रीड जो है किया है जिससे जर्सी बना होगा, किसी न किसी और गाय के थ्रू जो है दो चीज को मिलाए होंगे तो जर्सी ब्रीड आया होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं के थ्रू जो है, अगर मान लीजिए कि किसी एक काऊ को, मेल को, और किसी फीमेल काऊ को जो है ऑक्स, फीमेल मेल ऑक्स कह लीजिए उसको, ठीक है, मेल बुल कह लीजिए उसको। तो अगर काऊ और बुल के बीच में मेटिंग अगर किया गया होगा, तो अगर मान लीजिए एक जर्सी प्रोडक्ट निकला जो कि उन दोनों से बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का था, वो क्या था उसको बाद में समझेंगे, वो टेक्निक क्या था क्या समझेंगे, उसको क्या बोलना है, इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग बोलना है, वो अलग बात समझेंगे। लेकिन जो जर्सी आ गया आपको, तो जर्सी के थ्रू जो है मान लीजिए कि इसके भी जो भी ब्रदर एंड सिस्टर होंगे, जो बहुत सारे मेल और फीमेल जो निकल के आए होंगे, उनके बीच में अगर कह लूँ कि यहाँ पर आपको रिप्रोडक्शन कराया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपको इनब्रीडिंग बोलेंगे। क्योंकि आप क्या चाहते हैं कि आप चाहते हैं क्योंकि मुझे दोनों को मेट किया था, तो एक जर्सी जो निकल के आया वो बड़ा ही फायदेमंद निकला मेरे लिए। तो आप चाहेंगे कि जर्सी ही जैसा रहे, उसका वो जो कैरेक्टरिस्टिक आपको मिला है, जो आपको चाहिए था, वो जो फायदे में है, उस फायदे को आप मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए आप हमेशा इनब्रीडिंग करेंगे। तो एडवांटेज क्या है, प्योर लाइन इज मेंटेन। तो प्योर लाइन अगर रहेगा तो ऑलमोस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखाई देंगे। ये प्योर लाइन वर्ड जो है जेनेटिक्स का है, तो वहां ज्यादा आप समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी ये समझ लीजिए कि जेनेटिकली सिमिलर
सिमिलैरिटी रहने के लिए आप जो है इन ब्रीडिंग करेंगे, और जेनेटिक सिमिलैरिटी जितना रहेगा उतना ज़्यादा आपका वेरिएशन नहीं आएगा विद इन ब्रीड के अंदर, और आपको जो भी क्वालिटी डिजायर्ड क्वालिटी है वो आप अचीव करते रहेंगे, यानी प्योर लाइनिंग में इज मेंटेन। दूसरा, होमोजाइगोसिटी इज अचीव्ड। होमोजाइगोसिटी का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि रिप्रोडक्शन बार बार कराते हैं तो आपको होमोजाइगोसिटी, यानी कि आपको जो एक ही तरह के एलील हैं, ये भी एक पार्ट है जेनेटिक्स का, वो आपको जो है यहाँ पर मेंटेन रहेंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको टॉल प्लांट चाहिए होता है तो यहाँ पर अगर दो एलील कैपिटल टी है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी है, तो आपका होमोजाइगोसिटी का मतलब है कि बार बार क्रॉसिंग कराने से आपका ये होमोजाइगोसिटी अचीव होगा, और आपका जो है जो रिसेसिव एलील एक्सप्रेस होने के चांस कम रहेंगे। ठीक है। तीसरा फायदा ये है, रिसेसिव एलील इज सप्रेस्ड। ठीक है। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में क्या होगा कि मान लीजिए आप बार बार इनब्रीडिंग करा रहे हैं तो रिसेसिव एलील इज सप्रेस्ड। रिसेसिव एलील इज सप्रेस्ड का मतलब है कि यहाँ पर जो दो अलग अलग टाइप के एलील हैं, एक डोमिनेंट एलील है, ये रिसेसिव एलील है, तो रिसेसिव एलील का आपको क्या बोलते हैं, उसको सेपरेशन का चांसेस ज्यादा है और होमोजाइगोसिटी का आने का चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर होमोजाइगस रिसेसिव एलील हार्मफुल, जो हार्मफुल हो सकते हैं, हार्मफुल रिसेसिव एलील कैन बी एक्सप्रेस्ड। इसको थोड़ा समझने के लिए आपको जेनेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। एक्चुअली ये चैप्टर जेनेटिक्स के बाद है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि रिसेसिव एलील कब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। और होमोजाइगस कंडीशन में होने का चांसेस होता है, लेकिन अगर होगा तो वो हार्मफुल अगर है तो वो एक्सप्रेस हो जाएगा, और आपका प्रोडक्ट जो है, जो भी आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है, वो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा। तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाहता हूँ डिसएडवांटेज में क्या है, आपको हार्मफुल रिसेसिव कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड इट रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो आपसे अगर 1 मार्क में इन ब्रीडिंग डिप्रेशन पूछता है तो व्हाट इज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन? तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इज एक्चुअली एक्सप्रेशन ऑफ हार्मफुल रिसेसिव एलील which alter our desired breed. ठीक है। and mainly this inbreeding depression is caused due to continuous inbreeding more than 4 to 6 जनरेशन। अगर आप 4 से 6 जनरेशन तक इनब्रीडिंग करते हैं तब तो सही है, लेकिन अगर उसके बाद अगर आप करते रहेंगे तो आपको क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। और ऐसा पूछता है 2 मार्क्स में अगर, तो हाउ यू कैन ओवरकम दिस इनब्रीडिंग डिप्रेशन? तो सिंपली विथ सिंगल आउट क्रॉस वी कैन रूल आउट इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो मतलब 4 से 6 जनरेशन तक जो है आप इनब्रीडिंग कॉमन एंसेस्ट्री के साथ करेंगे, लेकिन उसके बाद चूंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आने का चांसेस है, तो आप कहीं ना कहीं किसी और जर्सी काऊ जो कि कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है, ठीक है, मान लीजिए एक ही जर्सी गाय से इनके बीच में हो रहा है तो इनब्रीडिंग हो गया, ठीक है, लेकिन इस बच्चे का जो है किसी और जर्सी काऊ के का जो काफ होगा उसके साथ जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो मेटिंग करा दीजिएगा, तो वो क्या होगा, वो आउट क्रॉसिंग कहलाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आएगा। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे से आपने समझ लिया होगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन को। तो ये इनब्रीडिंग था। इनब्रीडिंग के बाद आता है आपको आउट ब्रीडिंग। तो अगर आप आउट ब्रीडिंग देखेंगे तो आउट ब्रीडिंग का क्या मतलब है, तो लिखिए इसमें, इट इज अ टाइप ऑफ ब्रीडिंग टेक्निक वेयर
it is a type of inbreeding technique where either different breed or same breed with no common ancestry are mated and also different species are crossed। तो वो आउटब्रीडिंग एक कलेक्टिव टर्म है। इनब्रीडिंग का सिंपली मतलब था क्या, सेम स्पीसीज सेम ब्रीड विथ कॉमन एंसेस्ट्री, खास बात कीवर्ड्स है। लेकिन आउटब्रीडिंग की बात करें तो दिस इट इन्वॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीडिंग टेक्निक वेयर different breed or same breed with no common ancestry are mated and also different species are crossed या mated। तो आउटब्रीडिंग का अगर बात करें तो इसके 3 अलग अलग टाइप हो जाएंगे। वो क्या है, आउट क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग के अलावा क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग के अलावा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा थोड़ा आपके ब्रेन को यूज करना है, ब्रॉडन अप करना है और नई नई चीजें सीखनी है विथ नई नई टर्मिनोलॉजी, न्यू टर्मिनोलॉजी के साथ। और न्यू टर्मिनोलॉजी आप इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आप हायर एजुकेशन में जा रहे हैं धीरे धीरे। और मजेदार बात, मजेदार चीजें इसलिए है क्योंकि बायोलॉजी है, आपकी सराउंडिंग की चीजें हैं। और बायोलॉजी में अगर आपको मन नहीं लग रहा है पढ़ने का तो मेरे ख्याल से आपको बायोलॉजी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये मन लगने वाला सब्जेक्ट है। आपका दिल लगेगा तभी आपको मज़ा आएगा, तभी आप चीज़ों को समझिएगा। अदरवाइज रटने के लिए तो आपको हिस्ट्री सिविक्स है, वो आप रट सकते हैं, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन बायोलॉजी को है समझ के याद रखना है, ठीक है। आउट क्रॉसिंग की बात करें तो आउट क्रॉसिंग में क्या करेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ breeding technique where it is a type of breeding technique where male and female of same breed, देखिएगा सेम ब्रीड, वहां भी सेम ब्रीड है। जब सेम ब्रीड बोला है तो ऑब्वियसली सेम स्पीसीज भी होगा। तो आउट क्रॉसिंग वेयर मेल एंड फीमेल ऑफ सेम ब्रीड आर सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्ट्री इज कॉल्ड एज आउट क्रॉसिंग, ठीक है। तो सेम ब्रीड, सेम एनिमल, सेम ब्रीड, नो कॉमन एंसेस्ट्री। तो इसका मतलब ये है कि आप बार बार, मतलब आप आउट क्रॉसिंग कब करेंगे, तो आप आउट क्रॉसिंग तभी करेंगे जब आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन हटाना है, तब आप आउट क्रॉसिंग करने के लिए आएंगे, ठीक है। और आउट क्रॉसिंग का सिंपली मतलब है कि अगर जर्सी गाय है तो एक जर्सी जो है मेल लेंगे और एक जर्सी अगर फीमेल लेते हैं तो ये मेल जो है अलग माँ बाप का है और ये जो फीमेल है वो अलग माँ बाप की है। इसका सिंपली मतलब है आउट क्रॉसिंग। इनका कॉमन एंसेस्ट्री नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं आउट क्रॉसिंग, ठीक है। अब चलिए क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग सिंपली मीन्स वेयर दिस ब्रीडिंग प्रैक्टिस इज डन बिटवीन same species
बट डिफरेंट ब्रीड। ठीक है, यहाँ पर क्या था, सेम ब्रीड सेम स्पीसीज, यहाँ पर क्या है, सेम ब्रीड सेम स्पीसीज बट नो कॉमन एंसेस्ट्री, और यहाँ पर कॉमन एंसेस्ट्री की तो बात ही नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर ब्रीड ही आप अलग ले रहे हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेंगे, अगर मान लीजिए वही पुराना, अगर मान लीजिए जर्सी गाय लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दूध देती है। ठीक है, आपके पास ये ऑलरेडी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक का जर्सी है, लेकिन आप इससे भी कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, अगर अच्छा चाहिए तो उसके लिए आपने एक जर्सिंदी काऊ लिया है। जर्सिंदी एक अलग नस्ल हो गया, ब्रीड हो गया, और जर्सी एक अलग ब्रीड हो गया, और इन दोनों के को मेट कराने के बाद जो ऑफस्प्रिंग निकला उसको हम लोग बोलते हैं जर्सिंद। ठीक है, जर्सिंद जो है सॉरी यहाँ पर रेड सिंधी, रेड सिंधी काऊ पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं या कॉपी में अपने देख सकते हैं। रेड सिंधी एक अलग वैरायटी है और जर्सी एक अलग वैरायटी है, और दोनों का ऑफस्प्रिंग क्या है, जर्सिंदी। और जर्सिंदी एक ऐसा वैरायटी निकला जो कि उसका ग्रोथ रेट या उसका कह लीजिए उसका लाइफ बहुत ही लंबा था, और वो डिजीज रेजिस्टेंट था, और बियॉन्ड इट वो मिल्क प्रोड्यूस कर सकता था। तो आपको दो कैरेक्टर एक ही काऊ में मिला। जर्सी काऊ मान लीजिए दूध देती थी, लेकिन इसका डिजीज मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई था, लेकिन रेड सिंधी काऊ जो है वो कम दूध देती है, लेकिन आपको उसका मेंटेनेंस फ्री है, ज़्यादा डिजीज नहीं होता है। तो ये जर्सिंदी जो निकला वो दूध भी ज़्यादा दिया और उसका मेंटेनेंस भी है कम है, तो उसका है क्रॉस ब्रीडिंग, यानी दो अलग अलग ब्रीड को जो है जब हम लोग क्रॉस करते हैं और जो प्रोडक्ट ऑफस्प्रिंग जो निकलता है विद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक अगर वो होता है तो उसे एक नया ब्रीड नाम दिया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप जर्सिंदी को ही मेंटेन करें तो क्या करेंगे, आप इन ब्रीडिंग करते रहेंगे, इन जर्सिंदी 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 मिलता रहेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और आपके एनसीईआरटी में है, ये भूलना नहीं है। ये एग्जाम्पल है आपको, एक है मरीनो राम और बीकानेरी ईव जो है, ये एक शीप वैरायटी है, और इनसे जो निकला उसका ऑफस्प्रिंग का नाम है हिसारडेल। नाम याद रखिएगा, हिसारडेल अलग से क्वेश्चन आता है। तो हिसारडेल एक्चुअली एक शीप ब्रीड है जो कि क्रॉस ब्रीडिंग करा के मिला है, मरीनो राम्स और बीकानेरी ईव्स। और हिसारडेल देखा गया है कि इन दोनों से ज़्यादा वूल कंटेंट इसके ऊपर रहता है। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इट इज़ अ ब्रीडिंग प्रैक्टिस वेयर different species are crossed, different species are crossed, या सिंपली बात करें where male of one species are mated with female of another species। ठीक है, एग्जाम्पल आप सब लोग को मालूम है, एक एग्जाम्पल क्या है, म्यूल है। म्यूल में क्या होता है, क्वेश्चन आता है म्यूल में क्या है, आपको मेल क्या है, मेल क्या है, मेल क्या है, डोंकी है, और फीमेल क्या है, फीमेल क्या है आपको हॉर्स। इससे क्या निकलेगा, म्यूल। अब आइए, अगर मान लीजिए उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस कराते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं आपको मेल डोंकी की जगह मेल अगर मैं हॉर्स कर देता हूँ, तो मेल अगर हॉर्स कर देता हूँ और फीमेल डोंकी कर देता हूँ तो आपको क्या मिलता है, हिनी। उसके अलावा एग्जांपल है लाइगर। लाइगर में क्या है, मेल लायन और फीमेल टाइगर के बीच में जो निकला वो क्या है, लाइगर। तो ये आपको है बेसिकली एनिमल ब्रीडिंग टेक्निक। मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आपको पूरा समझाने की कोशिश किया हूँ। उसके अलावा आपको एक और है कंट्रोल्ड ब्रीडिंग। ठीक है, कंट्रोल ब्रीडिंग क्या है, तो एनिमल ब्रीडिंग का ही एक सब हेडिंग है ये कंट्रोल ब्रीडिंग। कंट्रोल ब्रीडिंग में क्या है कि ये जो ब्रीडिंग टेक्निक आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर आप और भी कुछ कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए उसको क्या बोला गया है, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग। तो कंट्रोल ब्रीडिंग के अगर टाइप देखें तो क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन,
और MOET। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सिंपली मतलब है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सिंपली मतलब है कि सीमेन, ऑब्वियसली मेल का सीमेन, सीमेन इज पर्पसली और artificially introduced in फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, यानी कि वेजाइना के अंदर जो है सीमेन इंट्रोड्यूस किया जाता है जानबूझ के तरीके से ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पर मेल और फीमेल जो है नॉर्मल ब्रीडिंग नहीं करा के टेक्निक। नॉर्मल ब्रीडिंग में क्या है, आपको मेल चाहिए फीमेल चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ फीमेल है तो आप कहीं और से अगर किसी का सीमेन लेके आए जो कि बुल, इलाइट बुल हो या सुपीरियर बुल हो, और फिर उसको बाद उसको इंट्रोड्यूस कर सके फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, और आप इस चीज़ को अचीव कर सके ब्रीडिंग टेक्निक को, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन का मतलब सिंपली मतलब है सीमेन को जेनिटल ट्रैक्ट में इन करना, इज कॉल्ड टू इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन क्या क्या फ़ायदा होगा, इंसेमिनेशन का फ़ायदा ये है कि आप काफ़ी दूरी तक जो है सीमेन को स्टोर करके आप दूरी तक जो है आप फैला सकते हैं। फैलाने का कहने का मतलब ये है कि आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कहीं और पर भी जो है अपने ब्रीड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ब्रीड को वहाँ पर ले जाके आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली मतलब है कि कंट्रोल ब्रीडिंग के अंदर जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर आपको सीमेन को जो है तो स्टोर्ड सीमेन इज यूज्ड, ठीक है। तो स्टोर्ड क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू आप स्टोर कर सकते हैं और सीमेन को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर सकते हैं जब आपको चाहिए तब। लेकिन ये तो हो गया एडवांटेज इसका कि आपको जब चाहिए तब आप स्टोर्ड सीमेन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज का मतलब है कि लॉन्ग जो है लो इसका सक्सेस रेट है। ठीक है, लो सक्सेस रेट है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास 4 फीमेल हैं, ठीक है, और आपने जो है सीमेन जो है किसी अच्छे वैरायटी का सीमेन जो है बाहर से कहीं से लेके आ रहे हैं, यानी कि आप दूरी तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और कॉस्ट इफिशिएंट हो सकता है ना, उसके बजाते आप उसके बुल को खरीद के लेके आए, या कह लीजिए बुल को खरीद के लाने की जगह पर सिर्फ सीमेन आपने खरीद के लेके आया, स्टोर करके लेके आया और फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके, लेकिन चांसेस क्या है वहाँ पर फेलियर का भी चांसेस है। तो आपके पास बुल तो है नहीं कि बार बार सीमेन निकाल लेंगे, आपको फिर सीमेन के लिए लेना पड़ेगा। तो ये हो गया। तो इस चीज़ को आपको ओवररूल करने के लिए एक टेक्निक आया MOET, जिसका नाम है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्निक। तो मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्निक, ये पूरे वर्ड में ही आपको ये पूरा मतलब है इसका, ठीक है, इस पूरा प्रोसीजर है। तो MOET एक कंट्रोल ब्रीडिंग का जो है एक तरीके का कह लीजिए कि टेक्निक है जिसमें एनिमल ब्रीडिंग में यूज किया जाता है। तो बेसिकली इट इज़ यूज टू इंक्रीज हर्ड साइज। हर्ड साइज का मतलब क्या है कि आपके पास मान लीजिए एक खटाल है, कह लीजिए कि एक आपने फार्म खोल के रखा हुआ है और उसके अंदर आपका जो पर्टिकुलर एनिमल है उसका ज़्यादा नंबर बढ़ाना है अगर आपको बहुत तेज़ी से, ठीक है, तो नॉर्मल मान लीजिए गस्टेशन पीरियड में अगर एक काऊ के अंदर एक काफ निकल के आ रहा है तो वो उतना दिन लग रहा है आपको, तो वो कैसे, आप एक ऐसा टेक्निक है कि उतने पीरियड में आप बहुत सारा काऊ जो है आप मतलब बहुत सारा काफ जो है आ सकता है। तो मल्टीपल ओवुलेशन ट्रांसफर टेक्निक में क्या होता है, स्टेप वाइज अगर समझेंगे तो पहले स्टेप में क्या होता है, आपको सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल आर सेलेक्टेड,
ठीक है, पहला सिलेक्टेड हो गया भैया, ये चाहिए हमको। दूसरा FSH लाइक हार्मोन एक तरह का गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH लाइक हार्मोन इज इंट्रोड्यूस्ड इन फीमेल। फीमेल को जो FSH लाइक हार्मोन इंट्रोड्यूस कराते हैं। तीसरा, और इस FSH लाइक हार्मोन को इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, फॉलिकुलर मैचुरेशन एंड सुपर ओव्यूलेशन। सुपर ओव्यूलेशन टर्म याद रखिएगा, ओव्यूलेशन, सुपर ओव्यूलेशन इज अचीव्ड। ठीक है, एंड सुपर ओव्यूलेशन का मतलब है कि 6 to 8 एग जो है इज रिलीज्ड। नॉर्मली अगर एक ओवरी से एक एग निकलता है तो ये FSH लाइक हार्मोन जो है अगर आप देते हैं तो जो फॉलिकल्स बनते हैं ओवरी के अंदर वो जल्दी जल्दी मैच्योर होते हैं और ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है 6 to 8 एग जो है आपको एक ओवरी से रिलीज होता है। तो एक एग और मिलियंस ऑफ सीमेन का चांसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप 8 एग है और फिर मिलियंस ऑफ स्पर्म है तो वहाँ पर चांसेस ऑफ आपको क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजेशन जो है बढ़ जाता है आपको। ठीक है, तो चाहे जो है ये भी हो सकता है कि बहुत आपको एक से ज़्यादा जायगोट बन के मिले, या कम से कम ये तो जरूर चांसेस बन जाए कम से कम एक तो मिले। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लीजिए जायगोट बन गया है और एम्ब्रॉय डेवलप होने लगा है, तो व्हेन एम्ब्रॉय is developed up to 16 to 32 cell stage, they are non-surgically removed। ठीक है, इम्प्लांट होने से पहले मान लीजिए जायगोट फैलोपियन ट्यूब में बनता है और वो स्टार्ट हो जाता है डिवाइड होना, तो जब वो 16 to 32 सेल स्टेज तक पहुंचता है और इम्प्लांट होने से पहले ही क्या करते हैं हम लोग, उसको नॉन सर्जिकली उसके जेनाइटल ट्रैक से निकाल देते हैं। एंड व्हाट इज देन डन, इट इज ट्रांसफर्ड टू सरोगेट मदर। सरोगेट मदर का मतलब यही है, एक ऐसा काऊ जो आपके ज़्यादा काम का नहीं है उसके अंदर जो है एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चला के अल्टर करके हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बढ़िया वाला जो सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल का जो जाइगोट बना है मेरा, उस जाइगोट को हम लोग इस तरीके से इस इवेंट के थ्रू जो है उसको निकाल के उसके जेनेटल ट्रैक से उसके जेनेटल ट्रैक में डाल देंगे। ठीक है, उस और क्या हुआ, मतलब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल 6 to 8 एग सेल रिलीज हुआ है, तो मान लीजिए कि एक से ज़्यादा उसके अंदर जाइगोट भी बन गया है अगर, जिसकी वजह से क्या होता है ट्विंस हो जाते हैं या एक बार में 2-4 काफ निकल जाएंगे, तो वो अगर होता तो उस तरह से पहले ही क्या किया हमने, 3-4 काउ के अंदर 3-4 जो एग जो फर्टिलाइज होकर जाइगोट बना और जो एम्ब्रॉय डेवलप हुआ है फर्दर, उनको एक्सट्रैक्ट करके उसके जेनेटल ट्रैक से हम लोग इसके जेनेटल ट्रैक में यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए। उस ट्रांसफर करने की वजह से क्या हुआ, आपको क्या हुआ, जो आपका सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल है दे आर अगेन रेडी फॉर द नेक्स्ट रिप्रोडक्टिंग साइकिल, और आपको जो निकलना है, जो आपको जो ऑफस्प्रिंग चाहिए, जो आपको ऑफस्प्रिंग ब्रीड आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। तो MOET इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी तक एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ ये पार्ट खत्म होता है जहाँ पर स्ट्रेटजीज फॉर इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन जो है, जहाँ पर एनिमल का रोल क्या है। तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो भी ये टॉपिक था अभी तक MOET, ये आपको जो है ध्यान से देखना है और ये पार्ट खत्म होता है। इसके बाद हम प्लांट ब्रीडिंग में जाएंगे, जो कि कैसे प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू या कैसे प्लांट जो है उसके अंदर स्ट्रेटजीज अप्लाई करके है फूड प्रोडक्शन का ह्यूमन यूटिलाइजेशन के लिए आपने इन्हांस किया है, वो सारे अलग अलग बातें देखेंगे हम लोग। थैंक यू, होप सो कि आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा हो। थैंक यू अगेन।